हेलो बच्चों, वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। चलो, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर की। सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने से पहले या इनको समझाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले वाली वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो मैंने आपको बताया था कि डेफिनेटली ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप में से कोई है जिसने वीडियो को ध्यान से देखा है और जो मुझे बता सकता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन क्या है, और उसका एग्जाम्पल भी आप मुझे बता सकते हो। रिकॉल करो याद से, क्योंकि तब तक फायदा नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल नहीं कर रहे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आसान है, सब कुछ ही आसान है मेनली। यह बात यह कि अगर आपको वो समझ में आ गया तो उसका रिवीजन जरूरी है, लेकिन आप मानते हो अपने आप को ऐसा कि आपने एक बार देख दिया, अब आजीवन आप उस चीज को भूलोगे नहीं। तो इतना स्ट्रॉन्ग माइंड तो किसी का नहीं है। जितना ज्यादा आप रिकॉल करोगे और रिवाइज करोगे बच्चों, उतने ही ज्यादा चीजें आपको आसान लगेगी। तो इसलिए रिवीजन तो मस्ट है, वो तो करना ही करना है। तो अगर आप में से कोई बता पा रहा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन क्या है, अगर आप उसे रिकॉल कर पा रहे हो, उसका एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है, वो रिएक्शन आपके दिमाग में आ रही है, तो आप समझो कि आप सही ट्रैक पे हो। नहीं तो आउट ऑफ द ट्रैक आप जा रहे हो। आप जो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि आपने चीजों को एक बार देख लिया, समझ लिया, अब वो आपके याद हो गई, तो वो चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दो। थोड़ा कंसिस्टेंट बनो, चीजें टाइम टू टाइम जो है रिवाइज करते चलो। चलिए, अगर बात आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा, आपके लिए ही फायदेमंद रहेगी। अब इसमें हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। अब रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसके नाम से क्लियर है भाई, रिएक्ट करना। कि जो मेटल सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ोगे उसकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की उसकी कैपेबिलिटी जो है। इसलिए सबसे नीचे अगेन आएगा गोल्ड। बच्चे फिर कहेंगे सर आप तो फिर गोल्ड पे आ गए। तो गोल्ड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है। हालांकि कुछ रिफ्रेशर के अंदर आपको एक सिंबल और देखने को मिलेगा, प्लेटिनम। जब क्या होता है, जब मैं टेस्ट लेता हूं ना कुछ बच्चों का, तो वो क्या करते हैं, मुझे प्लेटिनम लिख के देंगे, इनमें से कुछ भूल जाए लेकिन प्लेटिनम नहीं भूलेंगे, शो करेंगे सर देखो भाई मैं आपसे भी ज्यादा आगे, कि सर आप तो गोल्ड तक ही पढ़ाते हो, हम तो भैया प्लेटिनम तक पहुंच गए। तो वो चीज सही है प्लेटिनम, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में प्लेटिनम प्लेटिनम नहीं है, तो डेफिनेटली इसमें एग्जाम में भी कुछ नहीं आने वाला। नॉलेज के लिए आप अपनी पढ़ रहे हो, दैट्स गुड। उसके लिए आप प्लेटिनम याद रखो कि भाई हाँ, जो गोल्ड के नीचे जो है वो प्लेटिनम आएगा, उसकी रिएक्टिविटी गोल्ड से भी कम होती है। लेकिन अभी के लिए ये आप 13 एलिमेंट देख लो। सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें पोटेशियम होता है, फिर सोडियम थोड़ा सा कम रिएक्टिव होगा। अब इसका यूज होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अगर मान के चलो कोई सोडियम क्लोराइड है, NaCl, अगर आप उसे रिएक्ट करा रहे हो के साथ, तो वो Na को हटा देगा, क्योंकि जो है वो पावरफुल है, Na से ज्यादा रिएक्टिव है, तो Na को हटा दिया और उसकी जगह आके खुद बैठ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा होगा, उल्टा कैसे, अगर मान के चलो होगा पोटेशियम क्लोराइड, और अगर आप उसे अब Na के साथ रिएक्ट कराओ तो रिएक्शन ही नहीं होगी, Na जो है वो के को उसकी जगह से नहीं हटा सकता। तो इसलिए इस तरह की रिएक्शन में जो है आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी। उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड होता है सबसे कम रिएक्टिव, ये इनके नाम लिखे हुए हैं। इनमें अगर मैं अब रिएक्शन विद एयर हमने पढ़ लिया, विद वाटर हमने पढ़ लिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड हम पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ बच्चों को ये ऑलरेडी आता होगा, क्योंकि जब एसिड चैप्टर आपने पढ़ा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो उसके अंदर आपने पढ़ा था कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब ये यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमने वहां पे पढ़ा कि भाई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे हमने मेटल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी भाई, क्योंकि चैप्टर का नाम ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। तो यहाँ पे जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, तो रिएक्शन नहीं बदलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसिड पहले लिख दिया या मेटल पहले लिख दिया, तो रिएक्शन तो जो है वो होगी ही। सोल्ट तब भी बन रहा था, सोल्ट तब भी बनेगा, हाइड्रोजन गैस तब भी निकल रही थी, जिसकी पहचान हम कैसे करते थे, बर्निंग कैंडल अगर पास में लेके आएंगे तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, बताओ जल्दी से बच्चों, आपकी फेवरेट पॉप साउंड। म्यूजिक पसंद है ना सभी को, पॉप म्यूजिक, तो वो वाली साउंड। चलिए, एग्जाम्पल्स तो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक्सेप्शनल आप याद रख लो, कॉपर, सिल्वर, मरकरी डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इनकी रिएक्शन कभी भी आ जाए और एग्जामिनर लगा दे एरो, तो आप लिख देना फिर क्रॉस कि ये रिएक्शन ही नहीं होगी, कह देना मेरा मन नहीं है रिएक्शन करने का। चलो खैर, ये तो मजाक की बात हो गई। अब देखो, आयरन अगर रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आप देख पा रहे हो, FeCl2
साथ में हाइड्रोजन। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो यहाँ पे ये भी क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन गैस। जिंक रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन गैस। अब पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द अदर नॉन मेटल्स। ये आप याद रखना, यहाँ पे आप नॉन लगा लो। मेटल्स अगर रिएक्ट करें नॉन मेटल के साथ, सबसे पहले मुझे इसका एक एग्जांपल आप लोग बताओ क्या हो सकता है जब कभी भी मेटल रिएक्ट करे नॉन मेटल के साथ, तो क्या। और वो आप वापस से मैं यही चीज बोल रहा हूं, चीजें बिल्कुल आपके आसपास ही है, आप उनको डेली यूज कर रहे हो, बस चीज है समझने की। बताओ ऐसा कौन सा, और गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि इसे कोई ऐसा नहीं होगा जिसने आज तक नहीं खाया। खाने की चीज है, मेटल्स है, उसमें एक नॉन मेटल है, रिएक्ट करके वो बना रहे हैं प्रोडक्ट। याद आया सभी को, NaCl। अब कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता इसे कंज्यूम करने के बाद कि ये वही चीज है जो आप डेली यूज करते हो अपने खाने में, जिसका कॉमन सोल्ट जो है एक नाम होता है नमक, सभी खाते हो। NaCl उसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड, जिसमें Na जो है वो मेटल है और जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल ए जब रिएक्ट करेगा बी के साथ। अच्छा चलो, ये तो नॉन मेटल के साथ तो आप पढ़ोगे। अब रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड पहले आप चीजें पढ़ लो। रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड ऐसे है कि अगर आप कभी भी एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ अगर रिएक्ट करा रहे हो, तो दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करने पे होगा क्या काम, कि अगर वो है कम रिएक्टिव और वो किसी कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है, किसी दूसरे एक सॉल्यूशन बना रहा है, तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा ए से, अगर ए उससे ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बताया था। लेकिन अगर वो है लेस रिएक्टिव, तो वो जो है बी को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर चैप्टर 1 के अंदर आपने की हुई थी। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ भी लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सबसे पहले ये देखो आप, जैसे कि अगर मैंने आपको अभी समझाया, आपने लिया सोडियम, और अगर आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो पोटेशियम के साथ, तो यस कि Na को उसकी जगह से हटा देगा, Na डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और ये बेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। इसका मतलब इस रिएक्शन को करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, तभी आप बता पाओगे कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा मेटल दूसरे मेटल को उसकी जगह से हटा पाएगा। लेकिन ये था कि भाई ये मेटल ए मानो, इसको मेटल बी मानो जो कि एक सॉल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो तभी डिस्प्लेस होगा मेटल ए से जब वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और ज्यादा रिएक्टिव कैसे, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, ये रही रिएक्टिविटी सीरीज, इसके अंदर आप देखोगे कि जो मेटल आपको दे रखा है, तो जो दूसरे वाला है वो उसके ऊपर आ रहा है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, अदरवाइज वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की अगर मैं बात करूं, तो जो इतना आयरन आप यूज करते हो, गोल्ड सिल्वर, कहीं ना कहीं हमारी डेली नीड्स जो है उनको पूरा करने में मेटल्स अपनी एक भूमिका अच्छी खासी निभा रहे हैं। लेकिन इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है इनकी ओर से। और क्या होता है, सबसे पहले तो और होता है जब मेटल के साथ उसकी इंप्योरिटी भी जुड़ी रहे, तो मेटल प्लस इंप्योरिटी वो कंबाइंड फॉर्म जो होती है उसको कहा जाता है ओर। और इस ओर से हम कुछ सेपरेशन की टेक्निक्स लगा के मेटल्स को जो है वो अलग करते हैं। अब मेटल्स को अलग तो आप करोगे, तो उसमें किस तरह से आप करोगे, वो मेटल्स लो रिएक्टिव है हाईली रिएक्टिव है वो हम पढ़ेंगे। उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होगा या कैल्सिनेशन होगा या रोस्टिंग होगा। अब ये सारे वर्ड आप समझ रहे होंगे, सर क्या कह रहे हो आप, क्या कह दिया आपने, ये कैल्सिनेशन रोस्टिंग क्या होता है, ये सब तो घबराना नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, आपको पहले इन मेटल्स का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि भाई वो क्या है, वो हाई रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है, उसके साथ सल्फर ऐड है, क्योंकि इसी के ब्याह पर हमने कुछ कैटेगराइजेशन करा है कि ये चेक करने के बाद में कि उसके साथ इंप्योरिटी किस तरह की जुड़ी हुई है, तभी हम उससे मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहां देखो, reactivity of the elements in the tendency to attain a completely filled valence cell, atoms of the metals lose the electrons from their valence cell to form the cation। ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। सबसे पहले अगर एक्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो एक्सट्रैक्शन में आप एक तो ये देखो हाई रिएक्टिव वाले, एनसीईआरटी की जब आप बुक देखोगे तो उसमें आपको बताया गया है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। इन हाईली रिएक्टिव में क्या होगा कि इनको आप आसानी से जो है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, जिसमें कैथोड एनोड हम दो रोड यूज करते हैं, एनोड पे हमारा जाता है नेगेटिव वाला, जैसे कि अगर NaCl है, NaCl से आपको Na को अलग करना है, Cl को अलग करना है, तो क्या करोगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि करंट पास करा दोगे।
अब कैथोड पे तो जाएगा पॉजिटिव वाला, यानी कि Na अलग होके कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगा कैथोड रोड पे, और जो Cl है वो अलग होके एनोड पे कलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है हमारे, ये इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्निक से हम अलग कर सकते हैं, जिनमें उनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है मोल्टन ओर में, यानी कि वो पिघल के फिर उनका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और फिर उससे प्योर मेटल अलग हो जाएगा। जबकि जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, मीडियम रिएक्टिविटी में जैसे आपका जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले तो आप ये समझो दो तरह की इंप्योरिटी ऐड होती है। एक तो होती है कार्बोनेट, एक होती है सल्फर। अगर सल्फर उसमें ऐड है तो उसमें प्रोसेस यूज होगी रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होगा पढ़ेंगे अभी। और अगर उसमें जो इंप्योरिटी ऐड है वो है कार्बोनेट, तो उसमें जो हम प्रोसेस यूज करेंगे वो करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होगा, कैल्सिनेशन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसको जो है हीट करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि उसमें कार्बोनेट एज अ इंप्योरिटी ऐड होना चाहिए। तब उसमें क्या होगा, क्योंकि ये मुश्किल है कि आप डायरेक्ट कार्बोनेट वाली ओर से मेटल को अलग कर लो, इसलिए हम पहले क्या करेंगे कि कार्बोनेट, जो मेटल कार्बोनेट है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें हम मेटल ऑक्साइड में उसका रिडक्शन करके मेटल को अलग करेंगे। तो कैल्सिनेशन में पहले हम क्या, कैल्सिनेशन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी के लिए आप समझ जाओ कि होता कैसे है। तो कैल्सिनेशन से ऑक्साइड बनाया, मेटल ऑक्साइड, फिर रिडक्शन करके मेटल निकाल लिया। रोस्टिंग में क्या होगा, एज अ इंप्योरिटी सल्फर ऐड होगा और इन द एक्सिस एयर, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट किया जाएगा और मेटल ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करके फिर उसका रिडक्शन करके मेटल को निकाल लेंगे। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, यानी कि जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ एक तो चीज आप हमेशा ध्यान रखो, सल्फर ही ऐड मिलेगा। और भैया जिनमें सल्फर ऐड मिलेगा उनमें हमेशा क्या होगी, रोस्टिंग ही होगी, यानी कि वही एक्सिस एयर, और उसमें आप इसमें पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करके, और फिर उसमें से जब मेटल आपको मिलेगा तो उस मेटल के साथ भी कुछ आपको डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं, जिनको एक रिफाइनिंग एक टेक्निक है जो हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, उससे आप उसको अलग कर सकते हो। और यहाँ पे ये आपका है 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था NaCl। कैसे, जैसे कि अगर आपको सोडियम क्लोराइड बनाना है, अब NaCl हमने पढ़ा कॉमन सोल्ट। अब भैया ये बनता कैसे, ये बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए याद होना चाहिए आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो कि होता है 17, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। अब इसमें होगा क्या काम, कि अगर आपने, ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मेटल वाले में तो वैलेंसी भी यही होती है, यानी कि इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, +1 ही होगी। इसमें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जरूर, लेकिन इसकी जो वैलेंसी है वो -1 है। अब मुझे सोच के बताओ, ये -1 की भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है और वैलेंसी अलग है, इस वाले में ऐसा नहीं है, क्यों बताओ, सोच के जल्दी सोचो, सोचो ध्यान से सभी, क्या रीजन है। यस, इसके पीछे है कि इसकी वैलेंसी, जो जिसके भी इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होंगे, 8 में से इसको माइनस करके हम उसकी वैलेंसी को निकाल लेते हैं। तो यानी कि 8 में से 7 को माइनस किया, -1। अब करोगे क्या काम, जैसे Na है उसकी वैलेंसी यहाँ लिखी जाएगी, Cl की वैलेंसी यहाँ, ये इससे रिएक्ट करेगा, ये इससे, फाइनली ये बनेगा NaCl। ये तो क्रिस क्रॉस मेथड हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैसे दिखाते हो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, उसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसके साथ जाके इसको अपना परमानेंट ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, अपने ऊपर बना लेगा Na पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर उतना माइनस चार्ज आएगा। तो इस तरीके से ये जो परमानेंट ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगी जो कहलाएगी आयनिक बॉन्ड, और ये जो +1 है ये कैटायन कहलाता है और ये कहलाता है आयंस। तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर करने की वजह से यहाँ पे बने हैं आयंस, प्लस वाला कैटायन, नेगेटिव वाला एनायंस, और इस तरह के जो कंपाउंड है वो एक बॉन्ड से जुड़े होंगे, उस बॉन्ड को कहा जाएगा आयनिक बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड को कहा जाएगा आयनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है आयनिक कंपाउंड्स की। तो यहाँ पे आपको वही वाली चीज बताइए कि रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स इन द टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीटली फिल सेल, यानी कि आखिरी वाली सेल में हर एक एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन रखने पर वो हो जाता है स्टेबल। एटम्स ऑफ द मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल्स है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, लॉस करेंगे, जबकि नॉन मेटल्स हमेशा गेन करेंगे। और इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ NaCl आपकी हो सकती है। देखो अब ध्यान से, एक के आप डॉट से दिखा दो, दूसरे के आप क्रॉस से दिखा दो, और अगर कलर अलग अलग है तो अलग अलग कलर से आप दिखा सकते हो।
अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अब यहाँ पे 2 8 यानी कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और क्लोरीन में हो जाएंगे 18, 2 8 8। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्लोरीन नेगेटिव है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो 17 नहीं है, इसके 18 है, क्योंकि इसने एक ले लिया, तो 2 8 8 बनेगा इसका। ध्यान रखना, कभी वहां पे भी लिख के आ जाओ 17 की, हाँ भाई हमें तो 17 पढ़ाया गया है, हम तो 17 ही लिखेंगे। तो ध्यान से देखना कि वो एनायन कैटायन के तो नहीं पूछ रहा है या नॉर्मल एटम के पूछ रहा है। एटम का पूछे क्लोरीन का तो 17, और उसका एनायन का पूछे अगर कि क्लोरीन माइनस का बताओ तो 18। ऐसे ही सोडियम का अगर पूछे तो 11, लेकिन अगर सोडियम कैटायन का पूछे तो 10। ध्यान से देख लो, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जितने भी ये कॉन्सेप्ट है बहुत सारे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोई भी आपको डाउट है आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरा यही सजेशन है, चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है, मेनली कुछ चीजें इसमें थ्योरेटिकल है, कुछ समझने वाली भी है, लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से चीजें आपको समझ में आ जाएगी और एक रेगुलर बेस पर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, अब इसमें जो हमने कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग पढ़ा, लास्ट वाली वीडियो जो हम कवर करेंगे उसमें हम उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में फिक्स्ड है, हर साल या तो बोर्ड एग्जाम में कैल्सिनेशन आएगा या रोस्टिंग, दोनों में से एक आएगा ही आएगा। तो ये सारी चीजें, और रिफाइनिंग जो है, रिफाइनिंग हम पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन देखिएगा आप कि कितना ज्यादा आसान वो कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो कॉन्सेप्ट भी 3 नंबर में कम से कम रिफाइनिंग ऑफ मेटल कई बारी पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले आपको ये जितना भी बताया गया है ये सारा आपको करके आना है, ताकि उन कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से आप समझ सको। चलिए जुड़े रहिए IMS अकेडमी से। थैंक यू एवरीवन।